नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप गुरी शोभा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान के लिए राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्यों की सराहना की। लोकसभा में आज यूपीए शासन के दौरान देश की खराब आर्थिक स्थिति को उजागर करने वाला श्वेत पत्र लाएगी सरकार। भारत म्यांमार के बीच मुक्त आवागमन समाप्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की घोषणा। 15 राज्यों में राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी। ढाका में आज अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2024 के फाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पर सांकेतिक हमला करते हुए कहा कि वह सरकार के खिलाफ जो श्याम पत्र लाई है वह उनकी सरकार के लिए बुरी नजर को हटाने के काले टीके की तरह है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देश के विकास के लिए कार्य करती रहेगी। आज राज्यसभा में जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनके विदाई समारोह में श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल है। श्री मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने अपार योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस प्रकार सदन और देश का मार्गदर्शन किया वह हमेशा याद किया जाएगा। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री की लोकतंत्र मजबूत करने के लिए व्हील चेयर पर राज्यसभा में आकर वोट देने के लिए भी प्रशंसा की। सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विधायकों को जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए और उन पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ चर्चा और बहस लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने विदा हो रहे सांसदों के योगदान की सराहना की और कहा कि उच्च सदन का सदस्य होना गौरव की बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मौजूदा सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया। डीएमके पार्टी के तिरुचि शिवा ने कहा कि इन सदस्यों ने राज्यसभा की कार्यवाही में उनकी अमिट छाप छोड़ी है। तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय, बीजू जनता दल के डॉक्टर ससीमत पात्रा, बीआरएस के डॉक्टर के केशव राव और समाजवादी पार्टी की जया बच्चन ने भी अपने अनुभव साझा किए। सरकार आज लोकसभा में यूपीए शासन के दौरान देश की खराब आर्थिक स्थिति को उजागर करने वाला श्वेत पत्र लाएगी। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस ने 2014 में देश की जो आर्थिक स्थिति की थी उसका जिक्र करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट का हिस्सा है। इस बीच कांग्रेस सरकार के खिलाफ श्याम पत्र लेकर आई है। इन नई दिल्ली में दस्तावेज जारी करते हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार देश में बेरोजगारी जैसे मुख्य मुद्दों पर बात नहीं करती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा केरल, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे गैर भाजपा राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने श्याम पत्र को लेकर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की नीतियां नहीं चल पाई। उनके कार्यकाल के दौरान देश की अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी। उन्होंने संसद के बाहर मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। श्री प्रसाद ने कहा कि यूपीए शासन के दौरान मुद्रास्फीति की 11% थी, जो वर्तमान शासन में बहुत कम हो गई है। श्री प्रसाद ने कहा कि भारत मोबाइल विनिर्माण में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने यह भी कहा कि श्वेत पत्र के जरिए यूपीए की अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन को उजागर किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवागमन की व्यवस्था खत्म करने की घोषणा की है। देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और म्यांमार के सीमा से लगे पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्यिकी संरचना बनाए रखने के लिए यह फैसला किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय इस प्रक्रिया पर
काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह कदम राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स से नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने बताया कि दोनों नेताओं ने भारत और गुयाना के बीच समृद्ध सांस्कृतिक संबंध और विरासत पर चर्चा की। बैठक में सतत विकास, हरित ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन के लिए किए गए दोनों देशों के साझा प्रयासों को भी महत्व दिया गया। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 में श्री पुरी ने आयात स्रोतों में विविधता लाने और गैस मूल्य निर्धारण तंत्र को समायोजित करने के महत्व पर जोर दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि के बावजूद घरेलू ईंधन लागत में गिरावट आई। इससे पहले ऊर्जा सुरक्षा पर मंत्रिस्तरीय चर्चा में भाग लेते हुए श्री पुरी ने अप्रत्याशी ऊर्जा परिदृश्य के बीच पारंपरिक से स्वच्छ ईंधन की ओर संतुलित परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया। वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य को संबोधित करते हुए तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के महासचिव हैथम अल घेस ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन के उत्पादन में निवेश की निरंतर आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने ऊर्जा संक्रमण के विविध मार्गों पर भी प्रकाश डाला। कतर के ऊर्जा मामलों के मंत्री साद सेरीडा अलकाबी ने वैश्विक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में जीवाश्म ईंधन की प्रासंगिकता को देखते हुए इसकी पूरी तरह उपेक्षा करने के प्रति आगाह किया। गोवा में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 ऊर्जा संक्रमण उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रमुख मंच है। भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 15 राज्यों में राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना आज जारी हो गई। नामांकन 15 फरवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे। मतदान 24 फरवरी को होगा। इनमें उत्तर प्रदेश में 10, महाराष्ट्र और बिहार में 6-6, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से 5-5, गुजरात और कर्नाटक से 4-4, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और ओडिशा से 3-3 तथा 1-1 सीट उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से हैं। इस साल अप्रैल में अपना कार्यकाल पूरा करने वालों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, परसोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया, डॉक्टर एल मुरुगन, राजीव चंद्रशेखर शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में आज से 2 दिन के बजट सत्र की शुरुआत हुई। सदन की कार्यवाही राज्यपाल सेवा निवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक के अभिभाषण से शुरू हुई। सदन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ने अरुणाचल प्रदेश की सरकार को प्रेरित किया है कि वह अपने कठिन परिश्रम और कोशिश से विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकेंगे। श्री पटनायक ने कहा कि पिछले 8 सालों में अरुणाचल प्रदेश ने एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है, जहां राज्य सरकार ने अपने ऐतिहासिक संरचनात्मक और परिवर्तनशील कार्यों से आम जनता, विशेषकर गरीबों, महिलाओं, युवा और किसान वर्ग के जीवन को बेहतर बनाया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने आज नई दिल्ली में नशे की लत छुड़ाने के उपचार के 41 सुविधा केंद्रों का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मादक पदार्थों की बुराई पर अंकुश लगाना है। इस अवसर पर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि नशे की लत देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि इस लत से न केवल परिवारों और भारी नुकसान हो रहा है, बल्कि युवा भी भटक रहे हैं, जो कि शुभ संकेत नहीं है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि लत छुड़ाने के उपचार के इन 41 सुविधा केंद्रों से युवाओं को नशे की लत से मुक्त कराने में मदद मिलेगी। सरकार नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश भर में सरकारी अस्पतालों और जिला नशा मुक्ति केंद्र खोल रही है। मंत्रालय ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में राष्ट्रीय नशा मुक्ति उपचार केंद्र स्थापित किया है।
इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।